subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the drugs used in the treatment of rheumatoid arthritis. तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ड्रग्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक एक तरीके से आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 2 नीट नंबर 3rd का पार्ट है। And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology or medicinal chemistry, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स और एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्रग, तो ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अगेंस्ट में उनको ठीक करने के लिए करते हैं, उन्हें हम एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स बोल सकते हैं। बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तो एक तरीके से ये आपका क्रोनिक प्रोग्रेशन ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। ठीक है, ये आपके क्रोनिकली होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसीज़ है और इन्फ्लामेटरी होते हैं। इनमें बेसिकली आपके जो जॉइंट्स एरिया हैं उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, क्योंकि उनमें जॉइंट्स एरिया पे जो आपका इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, पेन है, आपका जो सिनोवल प्रोलिफरेशन है या डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकल कार्टिलेज है, ये सब उनमें होती हैं, जो एक तरीके से ऑटोइम्यून डिसीज़ है और इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। तो इसको रोकने के लिए हम बहुत सारे ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस पे डिटेल में बात कर चुके हैं आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लेकर, उसके बेसिक पैथोफिजियोलॉजी को लेकर, उसकी डिसीज़ को लेकर। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आपको आज की वीडियो ईजिली समझ में आ सके। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है उसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं एनएसआईडीज़, जो भी आपके पेन किलर ड्रग्स हैं, जैसे कि बात करें हम लोग डाइक्लोफेनाक सोडियम की, एक्लोफेनाक की, या फिर बात करें निमोसलाइड की, एस्प्रिन की, या फिर आपके जो मेफेनिक एसिड है, इन सब का ड्रग हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए करते हैं, ये आपके डिसीज़ के प्रोग्रेशन को कम नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो इस डिसीज़ के प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। ठीक है, तो बात करें इनके ड्रग क्लासिफिकेशंस की, तो आप चाहे तो केटी विजिट कीजिए, केटी देखिए, तो उसमें हिसाब से जो है आपका जो ड्रग्स होते हैं, पहला है आपका नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स। नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में आपके आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट आते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इन इम्यूनोसप्रेसेंट में जैसे कि बात करें मिथोट्रिक्सेट हो, आपके इज़ाथायोप्रिम हो, साइक्लोस्पोरिन हो, ठीक है, और अदर इम्यूनोमोडुलेटर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं सल्फासिलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन, या लेफोनोमाइड और टेफासिटिनिब। तो ये जो ड्रग हैं आपके इम्यूनोमोडुलेटर्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट जो क्लास हैं, जो लेक्चर्स हैं, आपको डिटेल्ड मिलेगा 6th सेमेस्टर के लेक्चर्स में। अभी आप केवल बेसिक्स ही पढ़ना है हमको कि हम किस तरीके से इन ड्रग का यूज़ हमारे आर्थराइटिस में करते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका बायोलॉजिकल एजेंट्स, मीन्स ये जो ड्रग्स हैं आपके बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड हैं। जैसे कि बात करें TNF अल्फा इनहिबिटर, TNF अल्फा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस हैं जो कि इन्फ्लामेशन को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो उसका ये एंटागोनिस्ट जैसे कि बात करें या इन्हिबिटर की बात करें, उसमें आते हैं आपका इटानेरेसेप्ट, इनफ्लेक्सिमेब और एडालीमुनाब। ये जो ड्रग हैं आपके, ये सब होते हैं आपके TNF अल्फा इनहिबिटर। और आपके अदर की बात करें उसमें आते हैं आपका एनाकिंड्रा, एबाटासेप्ट और रिटोक्सीमेब। तो ये जो दो ड्रग हैं हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एडजुवेंट थेरेपी पे आपका जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जिसमें आपके प्रेडनिसोलोन या अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली। तो ये आपके कुछ बेसिक्स ड्रग्स हैं जो आपके एंटी रूमेटॉइडिक आर्थराइटिस में हम यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम बेसिकली फोकस करेंगे नॉन बायोलॉजिकल एंटी रूमेटॉइडिक ड्रग्स के बारे में, जो हैं आपके इम्यूनोसप्रेसेंट और इम्यूनोमोडुलेटर। तो ऑलरेडी हमने समझ चुके हैं कि कौन कौन सा ये ड्रग होते हैं। तो हम बात करें ओवरव्यू पे, तो ये जितने भी आपके इम्यूनोसप्रेसेंट हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, क्योंकि आपके जो आर्थराइटिस है, खासकर RA है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो एक तरीके से ऑटोइम्यून डिसीज़ है, इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, और इन्फ्लामेशन और इम्यून सिस्टम दोनों एक साथ ही काम करते हैं, पैरेलली काम करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपका इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के लिए अच्छा तो है, लेकिन कई बार ये डिस्ट्रक्शन भी करता है। इम्यून सेल्स हमारे बॉडी के खुद
आपके सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके जॉइंट्स वगैरह पे होते हैं, एरिया पे होते हैं, जिसमें आपके सिनोवियल फ्लूइड्स वगैरह हैं वो आपके डिस्टर्ब होने लगते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो भी इम्यूनोसप्रेसेंट हैं वो आपके इम्यून और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इनहिबिट करते हैं। दे सप्रेस द इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स विद इन द जॉइंट्स एरिया। आपके आरए के केस में तो उससे क्या होगा, आपका जो भी साइटोकाइंस हैं, जैसे कि बात करें इंटरल्यूकिन्स हैं, TNF अल्फा वगैरह हैं, उन सब का जो प्रोडक्शन रेट है वो कम होगा। ठीक है, आपका जो सेल प्रोलिफरेशन है, क्योंकि आपके उस एरिया पे सेल प्रोलिफरेट होने लगते हैं, हाईली ग्रोथ होने लगते हैं, वो भी आपका कम होगा। ठीक है, जो भी आपके इम्यून सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं या बी सेल्स हैं या आपके टी सेल्स हैं, ठीक है, आपके एंटीबॉडीज़ हैं, उनका भी प्रोडक्शन कम होता है। उसके अलावा आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी आपका कम होगा, क्योंकि आपके जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, इनके सेल्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं इनके डिस्ट्रक्शन पे आपके आर्टिकल कार्टिलेज के लिए। ठीक है, उसके अलावा अल्टीमेटली ये जो है ड्रग्स हैं, इन तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को या फिर आपके इन्फ्लामेशन के प्रोग्रेशन को कम करके आपके जो आरए का जो प्रोग्रेशन है उसको ये इनहिबिट कर सकते हैं। तो उनमें से ड्रग्स आते हैं आपके मिथोट्रिक्सेट, इज़ाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन वगैरह ड्रग आते हैं। जो मेन ड्रग हम यूज़ करते हैं वो है आपका मिथोट्रिक्सेट है और आपका लेफ्लोनोमाइड और टोफाटिसिनिब, ये जो 3 ड्रग हैं वो मेनली यूज़ करते हैं। हम बात करेंगे वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं हम लोग मिथोट्रिक्सेट की। जो मिथोट्रिक्सेट है या एज़ाथायोप्रिन है, दोनों ही एंटी कैंसर ड्रग हैं। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग कहीं ना कहीं हमारे जो बोन मेरो को सप्रेस करके जो आपके इम्यून सेल्स मतलब बीटा सेल्स, टी सेल्स के प्रोडक्शन को कम करते हैं, इसलिए हम एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में यूज़ करते हैं। डिटेल्ड आपको मिलेगा 6 सेमेस्टर में, इसलिए आप केवल बेसिक्स ही पढ़िए। ठीक है, तो मिथोट्रिक्सेट जो है आपके फर्स्ट चॉइस ड्रग है आपके। जो बात करें हम लोग DMAR मतलब डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स की बात करें, DMARDS, या फिर इसी को हम स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स भी बोलते हैं, SAARDS भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक तरीके से आपके जो ड्रग का जो मोड ऑफ एक्शन है मिथोट्रिक्सेट का, वो है आपका DHFR इनहिबिटर, मीन्स डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर, जो एंटी कैंसर ड्रग है। और ये कहीं ना कहीं आपके बोन मेरो को भी सप्रेस करते हैं, जिससे जो आपका जो इम्यून सेल्स का जो डेवलपमेंट है वो भी कम हो जाता है। और एक तरीके से फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है आपके आर्थराइटिस के केस में, यूज इन सिंगल और कॉम्बिनेशन विद द अदर्स। ये सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और आपका ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इनका जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो आपके 3 to 6 वीक्स में आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो ओवरऑल बायोलिटी है वो वेरिएबल हो सकता है। ये आपके जो किडनी पेशेंट्स हैं, रीनल फेलियर पेशेंट हैं, उनमें इसका डोज हम कम करना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी यूरिन के थ्रू स्पीड होते हैं, तो उनको ये दिक्कत हो सकती है। ये आपको प्रेगनेंसी कंडीशन में, चिल्ड्रंस में आपके जो भी लीवर डैमेज हैं उन पे हम नहीं देते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एस्प्रिन है या प्रोबेनिसिड है, ये सब जो ड्रग हैं कहीं ना कहीं इनके प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इन्हेंस करते हैं, क्योंकि ये सेम पाथवे के सेम प्रोटीन से बाइंड करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो उसकी वजह से इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, आपको टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जो मिथोट्रिक्सेट के कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे कि एलोपेसिया, बाल झड़ना, ठीक है, जितने भी आपके हाई ग्रोइंग सेल्स हैं, इम्पोटेंसी वगैरह, ये सब होते हैं। लीवर डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे कि रीनल फेलियर कंडीशन में हो या लीवर डैमेज कंडीशन में हो या प्रेग्नेंट वुमेन में, चिल्ड्रंस में हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ड्रग के कुछ खास बात है मिथोट्रिक्सेट की। बाकी डिटेल आप केटी में एक बार रफली पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी डिटेल्ड फार्माकोलॉजी आपको मिलेगा 6 सेमेस्टर में एंटी कैंसर ड्रग में, तो अभी आप केवल बेसिक्स ही पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इज़ाथायोप्रिन, ये भी एक तरीके से आपका एंटी कैंसर ड्रग ही है, और ये आपका प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिटर है। जो आपका प्यूरिन है, पिरिमिडिन है ना, क्योंकि आपका जो डीएनए है, डीएनए से ही बनेगा, आपको जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए वगैरह हैं उनसे ही आपका सेल रेप्लिकेट होते हैं, डेवलप होते हैं। तो ये जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर्स हैं, जो मिथोट्रिक्सेट हैं, वो अल्टीमेटली फोलिक एसिड को इनहिबिट करता है, और ये फोलिक एसिड फर्दर आपके जो प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ मिलकर बनाता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए। तो प्यूरिन पिरिमिडिन को भी इनहिबिट होने से अल्टीमेटली डीएनए का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, डीएनए प्रॉपर नहीं बन पाएगा, तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, तो आपका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेंगे, तो फर्दर सेल डिवीजन भी नहीं होगा आपके इम्यून सेल्स का। ठीक है, तो ये आपके इम्यून सेल्स में बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, एंड सेलेक्टिवली इट इनहिबिट द टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये आपके मेनली जो हैं टी सेल्स के इम्यूनिटी को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, कुछ जो ड्रग हैं दोनों कर सकते हैं, कुछ ड्रग टी सेल्स को करते हैं, कुछ ड्रग बी सेल करते हैं, याद रखिए।
तो ये ड्रग जो है आपके टी सेल्स को कम करते हैं और यूज्ड अलॉन्ग विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसका जो यूज़ है हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ में करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में हम सभी ड्रग का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके से वो एडजुवेंट थेरेपी है, वो आपके नॉन स्पेसिफिक आपके इम्यून सिस्टम इनहिबिटर या फिर इम्यूनोमोडुलेटर, इम्यून सप्रेसेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपका सल्फासिलाजिन। सल्फासिलाजिन का भी यूज़ हम करते हैं ये एक तरीके से एंटी अल्सरेटिव क्लोटिस ड्रग के रूप में यूज़ होता है, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है। उसी इन्फ्लामेशन को इनहिबिटर के रूप में यूज़ करके हम इसका भी यूज़ हम एंटी डायडिक ड्रग के रूप में कर सकते हैं। एक तरीके से इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, उसको भी ये कम करता है आपके स्नाइवल जॉइंट्स एरिया पे। ठीक है, और एक तरीके से सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है, जिसका जो यूज़ हम ऐसे सेकेंड लाइन पे करते हैं। फर्स्ट लाइन पे आपका मिथोट्रिक्सेट वगैरह है। ठीक, नेक्स्ट ड्रग है आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है। इसका भी सच क्लिनिकली यूज इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसको हम यूज़ कर सकते थे या करते थे। तो बेसिकली ये आपका जो भी आपका मोनोसाइट इंटरल्यूकिन्स हैं या फिर बीटा लिम्फोसाइट्स हैं, एंटीजेनिक प्रोसेस है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इनके प्रोसेस को, इनके इन्हेंसमेंट को कम करता है, जिसकी वजह से आपको हेल्पफुल देखने को मिलता है आपके आर्थराइटिस के केस में, आर के केस में। नेक्स्ट ड्रग है जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेफुनोमाइड। ये ड्रग हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, मिथोट्रिक्सेट का अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। कई जो पेशेंट्स हैं, जैसे कि बात करें, कई पेशेंट्स हैं जिनमें आपका मिथोट्रिक्सेट काम नहीं आता, उसके केस में कुछ जो नए ड्रग हैं, आपका लेफुनोमाइड है या फिर आपका टोफाटिसिनिब है या फिर जो अदर आपके साइक्लोस्पोरिन वगैरह है, उनको हम मिथोट्रिक्सेट के नहीं रिस्पॉन्स करने की वजह से इनको ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी मिथोट्रिक्सेट इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग। ठीक है, सो इट इनहिबिट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ स्टिमुलेटेड लिम्फोसाइट इन आरए पेशेंट एंड सिम्पटोमेटिक रिलीफ आफ्टर द 4 वीक्स। ठीक है, तो इसका जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, ये आपके डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है और अल्टीमेटली पिरिमिडीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है आपके बी सेल्स में, आपके जो एंटीबॉडी सेल्स हैं उन पे। तो उनके होने की वजह से जो बीटा सेल्स का प्रोलिफरेशन है, जो कि आरए के केस में हमको हाईली देखने को मिलता है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आरए पेशेंट्स में, मतलब डायरेक्ट आर्थराइटिस पेशेंट में, जो आपके बीटा लिम्फोसाइट्स का जो प्रोडक्शन है, रेट है, वो बढ़ जाता है। तो ये उसको ये रोकता है। ठीक है, उनके प्रोडक्शन को, उनके प्रोलिफरेशन को ये कम करता है। और इसका जो यूज़ है हम एज ए अल्टरनेटिव के रूप में करते हैं मिथोट्रिक्सेट के। इसका जो लोडिंग डोज है वो आपका 100 mg होगा, 3 डेज तक देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग 20 mg once a day दे सकते हैं। ये क्रॉनिकली चलते हैं, लंबे समय तक ये चलते रहते हैं। जो इफेक्ट है आपका 4 वीक्स के बाद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो ये आपकी डायरिया, हेडेक, नोजिया, हेयर लॉस, साइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, इन्हेंस द चांस ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। और मेजर साइड इफेक्ट्स हैं आपका हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये आपके लीवर को डैमेज कर सकता है बहुत सीरियसली, और इसलिए इसका यूज़ हम आपके चिल्ड्रंस में, प्रेगनेंसी पे और आपके लैक्टेटिंग मदर्स पे यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ हम मिथोट्रिक्सेट के अल्टरनेटिव का करते हैं और इन कॉम्बिनेशन विद द सल्फासिलाजिन। इसका यूज़ हम सल्फासिलाजिन के साथ में करते हैं, मिथोट्रिक्सेट के साथ में हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसके साथ में करेंगे तो जो लीवर डैमेज के चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम अल्टरनेटिव ग्रुप में कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका टोफाटिसिनिब। ये भी एक तरीके से न्यूली सिंथेसाइज ड्रग है, जो कि सीवियर आर्थराइटिस के केस में हम यूज़ करते हैं। दोज नॉट रिस्पॉन्स टू मिथोट्रिक्सेट से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम इसका ड्रग यूज़ कर सकते हैं। इट इनहिबिट द जेक या जेनस काइनेस 3 और जेनस काइनेस 1, जेक 3 एंड जेक 1, एंड इनहिबिट द जेक स्टेट पाथवे, देन फर्दर इनहिबिट द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो अल्टीमेटली ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है, उससे जो प्रोलिफरेशन वगैरह है आपके बीटा सेल्स का, लिम्फोसाइट्स का, वो नहीं हो पाता। ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड alone or along with the methotrexate but not with the azathioprine, cyclosporine and other biological DMRADs। ठीक है, इसका यूज़ हम एलोन कर सकते हैं, सिंगली कर सकते हैं, या फिर मिथोट्रिक्सेट के साथ में कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज़ हम एजाथायोप्रिन के साथ में, साइक्लोस्पोरिन के साथ में, जो और हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स के साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जो बेसिक एडीआर है वो है आपका हेडेक है, इंसोम्निया है, डायरिया है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, एनीमिया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है एंड लीवर डैमेज है। ये कुछ इनके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द नॉन बायोलॉजिकल एंटी रूमेटॉइडिक ड्रग्स।
In my upcoming class, I will discuss the biological anti-narcotic drugs and the corticosteroids. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and if you want to note this lecture, please take a screenshot in last. And thank you. Keep watching.